Hello everyone. Today we learn about नीरू बस्ती के व्यापत. So before starting this, let me tell you कि what is व्यापत. तो व्यापत क्या होता है कि जब आप नीरू बस्ती ठीक से या तो ठीक तरीके से बनी नहीं है या फिर ठीक तरीके से पेशेंट को दी नहीं गई है तो कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं उस पेशेंट की बॉडी में. उन्हें हम नीरू बस्ती के व्यापत कहते हैं. एंड देयर आर 12 व्यापत्स. 12 नीरू बस्ती के व्यापत होते हैं और वो क्या क्या होते हैं? अयोग, उपयोग, क्लम, आद्यमान, हिक्का, हृदय प्राप्ति, ऊर्ध्वगमन, प्रवाहिका, शिरशूल, अंगों में वेदना, परिकर्तिका एंड परिस्राव. These are the 12 नीरू बस्ती व्यापत. तो सबसे पहला व्यापत हम देखते हैं, दैट इज अयोग. अयोग व्यापत से हम क्या ग्रहण करते हैं कि जब हमने उस पेशेंट को नीरू बस्ती दी है लेकिन उस पेशेंट के जो भी दोष हैं, जितने भी बॉडी में दोष थे, वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाए हैं, तब अयोग व्यापत उत्पन्न होता है. अब ऐसा अयोग व्यापत क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उस पेशेंट का जो कोष्ठ है वो क्रूर है या फिर उस पेशेंट के बॉडी में वायु अधिक है या फिर रुक्ष है. दैट मीन्स जो पेशेंट है वो वात प्रधान है. ठीक है. अब हमें अगर आप मतलब नॉर्मली देखा जाए तो वात प्रधान में जो बस्ती दी जाएगी वो वात गुणों के ऑपोजिट यानी उष्ण और स्निग्ध दी जानी चाहिए, किंतु आपने उस व्यक्ति को शीतल बस्ती दे दी है या फिर उसमें द्रव्य जो है, जो बस्ती में द्रव्य है, नमक वो कम है या फिर स्नेह कम पड़ा हुआ है, तब ये अयोग जो कॉम्प्लिकेशन है ये उत्पन्न होता है. ठीक. क्या क्या होते हैं इसमें? लक्षण होता है कि अपान वायु, मूत्र और मल जो होते हैं वो रुक जाते हैं, वहीं पर बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं. नाभि और बस्ती में वेदना होने लगती है. दाह, हृदय के ऊपर कुछ लेप कर दिया गया है ऐसा आपको फील होता है, अनुभव होता है. गुदा में शोथ होने लगता है, खुजली होने लगती है और गंध और विवरता उत्पन्न होने लगती है. ठीक है. भोजन करने का इच्छा नहीं होती और अग्नि आपकी मंद हो जाती है. अगर ये लक्षण मिलते हैं तो अयोग व्यापत के लक्षण हैं. ठीक. तो अब हम इसकी चिकित्सा क्या करेंगे? तो इसकी चिकित्सा में जो हमारी बॉडी में, मतलब जो पेशेंट की बॉडी में वात बढ़ गई थी उसको कम करना है और जो दोष रह गए थे उन्हें बाहर निकालना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम गरम गरम प्रमथ्याओं का पान कराएंगे या फिर बहुत अनेक प्रकार के जो स्वेद हैं उनका प्रयोग करा जाएगा, फलवर्ती का प्रयोग करा जाएगा और विरेचन दिया जाएगा. ठीक है. तो उसके बाद में हम नीरू बस्ती भी देंगे. नीरू बस्ती किससे देंगे? बेल के मूल की छाल से, सफेद निशोध, देवदारू, यव, बेर, इन सब द्रव्यों को गोमूत्र से सिद्ध करने के बाद नीरू बस्ती दी जाती है, जिससे कि जितने भी दोष हैं वो बाहर निकल जाएं. ठीक. अब हम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज अतियोग. अतियोग से क्या ग्रहण कर सकते हैं हम? अति मतलब एक्सेसिव. तो अब क्या हो रहा है कि नीरू बस्ती दी है लेकिन नीरू बस्ती देने के बाद दोष जब बाहर निकल जा रहे हैं तब भी एक्सेसिव स्राव हो रहा है, दैट इज अतियोग. तो इसका कारण क्या है? कि जो रोगी है, रोगी को स्नेहन स्वेदन करा दिया और स्नेहन स्वेदन कराने के बाद जो व्यक्ति है, जो रोगी है, वो मृदु कोष्ठ वाला है, किंतु आपने उसको जो औषध दी यानी जो बस्ती दी है वो तीक्ष्ण और उष्ण बस्ती दे दी. तीक्ष्ण और उष्ण बस्ती मृदु कोष्ठ वाले में दी है तो अतियोग हो गई. ठीक. अब इसके लक्षण क्या होंगे? इसके लक्षण जो वमन और विरेचन के अति योग में मिले जाते हैं उसके समान लक्षण मिलते हैं, जैसे कि बल का, वर्ण का और स्वर का, इन सब का नाश होने लगता है, दाह उत्पन्न होने लगती है. इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं. इसमें चिकित्सा क्या करेंगे? चिकित्सा करने के लिए जो आचार्य चरक जी ने मेंशन किया हुआ है कि जो वमन और विरेचन के अति योग है उन्हीं के समान चिकित्सा करनी होती है. वमन और विरेचन के अति योग में क्या करते हैं? हम वेगों को रोकते हैं. एक्सेसिव जब स्राव होने लगता है तो उस वेगों को रोका जाता है. इसमें भी यही किया जाएगा कि जो स्राव हो रहे हैं, अत्यधिक जो वेग उत्पन्न हुए हैं उनको रोका जाएगा. साथ ही साथ जो अतिसार में जो औषधियाँ मेंशन है वो हमें देनी है. वही बस जो अतिसार में औषधियाँ दी हुई है वही औषधियाँ हम बस्ती में देंगे. उसके साथ साथ हम बस्ती देंगे इसमें, जो कि गंभार, कमल का फूल, सरिवन, पिठवन, मुनक्का, महुआ, ये सब जो स्तंभन और बृहणीय द्रव्य हैं उनको मिलाकर दूध में या फिर पानी में या फिर अंगूर के रस से सिद्ध करके इनको हम इन द्रव्यों से हम बस्ती देंगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन है क्लम. ठीक. क्लम का क्या कारण होता है? क्लम कब होता है? जब रोगी के शरीर में आमदोष बच रहा है. ठीक है. वैसे तो आमदोष नहीं होना चाहिए पंचकर्म कराने पर, बट अगर रोगी के शरीर में आमदोष रह रहा है और उस दशा में आपने मृदु नीरू बस्ती दे दी, तब क्या होगा कि आमदोष है तो जो नीरू बस्ती दी है उसमें जो पित्त और कफ होंगे वो आमदोष को से कुपित हो जाएंगे. अब जब वो आमदोष से कुपित हो जाएंगे तो वो आवरण उत्पन्न करेंगे और वायु का मार्ग रुक जाएगा. वायु के मार्ग रुक जाने से अब वह वायु क्या करेगी? जठराग्नि को नष्ट कर देगी. ठीक है. जिसकी वजह से मार्ग अवरोध हो जाएगा और मार्ग अवरोध हो जाने के कारण वायु को कुपित कर देगा.
ठीक है। इसके लक्षण क्या क्या मिलेंगे? इसमें आपको क्लम मिलेगा, बॉडी में क्लम होता है, विदा होती है, हृदय में शूल होता है, मोह होता है, उद्वेष्टन होता है, शरीर में गुरुता होती है। क्लम मतलब कि बिना ही कोई कार्य करे थकावट उत्पन्न होना। तो इस प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं। अब इसकी हम चिकित्सा क्या करेंगे? ऐसी दशा में रूक्ष, क्योंकि आम है तो हम पहले आम का पाचन भी करेंगे, तो रूक्ष स्वेदन और पाचन के द्वारा चिकित्सा करेंगे। ठीक, इसमें हम क्वाथ देंगे जो कि दीपन होंगे और हृदय को शुद्ध करने वाले होंगे। ठीक, जो कुछ इस टाइप के क्वाथ होंगे जैसे पिपित्त आदि क्वाथ, वचा आदि योग हो गया या दार्व्य आदि योग हो गया, इस प्रकार के योग का प्रयोग किया जाएगा। अब आम है तो आम का पाचन भी किया जाएगा और जठराग्नि नष्ट भी हो गई थी तो वहीं पर अग्नि को प्रदीप्त करने वाली द्रव्यों का दिया जाएगा जो कि गृहिणी चिकित्सा में मेंशन्ड है। ठीक, या फिर दशमूल के क्वाथ से में गोमूत्र को मिलाकर बस्ती दे सकते हैं या फिर मधु तैलिक बस्ती से भी को भी गोमूत्र में मिलाकर दे देनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है आद्यमान। ठीक, आद्यमान क्यों उत्पन्न होता है? जिन व्यक्तियों के शरीर में दोष की मात्रा बढ़ गई है और या फिर ये कह सकते हैं कि दोष जो है मतलब जो शरीर है वो रूक्ष है या फिर क्रूर है, ऐसे व्यक्तियों में अब दोष तो ज्यादा है लेकिन आपने जो औषधि दी है, जो बस्ती दी है वो अल्प वीर्य वाली दी है, तो वो दोष को पूरी तरह से नहीं निकाल पाएगी। तो क्या होगा कि जो बस्ती में दोष होंगे वो आवृत हो जाएंगे और वो पूरी तरह से निकल नहीं पाएंगे। साथ के साथ वो क्या करेंगे? मार्ग को बंद कर देंगे, मार्ग को रोक देंगे। इससे वायु के मार्ग को बस्ती रोक देती है और रुकी हुई और कुपित हुई विमार्ग में गई हुई वायु क्या पैदा करती है? आद्यमान उत्पन्न करती है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होंगे? इसमें आद्यमान होगा, मर्म प्रदेश में पीड़ा होने लगेगी, विदा उत्पन्न होगी, कोष्ठ में भारी भारी सा लगेगा, अंडकोश प्लस और वंक्षण प्रदेश में वेदना उत्पन्न होगी, शूल के बढ़ जाने से हृदय के कार्यों में थकावट उत्पन्न होने लगेगी और वायु जो होगी वो उधर, जो हमारा उदर है उसमें इधर उधर घूमने लगेगी। ठीक, अब हम इसमें इसकी चिकित्सा क्या करेंगे कि जो दोष थे उसमें पूर्णतः तो निकले नहीं थे, साथ के साथ आवृत भी हो गए थे, तो इसमें हम पहले स्नेहन और स्वेदन कराएंगे और वर्ती का प्रयोग करेंगे ताकि बॉडी से जो दोष है वो निकल पाए। ठीक, फिर उसके बाद में बिलवादी औषध द्रव्यों से सिद्ध करके हमें पीलू, सरसों, गोमूत्र मिलाकर उससे हमें निरूबस्ती देनी है और सरल और देवदारू के क्वाथ से और उनके कल्क से सिद्ध करके हमें अनुवासन बस्ती देनी है। ठीक है, तो इसमें हमने पहले क्या किया? स्नेहन दिया, स्वेदन दिया, वर्ती का प्रयोग करा, फिर निरूबस्ती और फिर उसके बाद में अनुवासन बस्ती का प्रयोग किया। ठीक, अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज हिक्का। हिक्का क्यों उत्पन्न होता है कि अगर कोई मृदु कोष्ठ वाला है या फिर कोई दुर्बल व्यक्ति है, ठीक, मृदु कोष्ठ वाला है और दुर्बल व्यक्ति और आपने उसमें दे दी अति तीक्ष्ण बस्ती, तो क्या होगा? एज अ कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट को हिक्का रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद में इसकी क्या चिकित्सा की जा सकती है? इसकी चिकित्सा होगी कि जो हमारा हिक्का रोग है मेंशन है चिकित्सा स्थान में, उस रोग नाशक में जितने भी वो है औषध मेंशन है उनका प्रयोग करना है, साथ ही साथ बृहद चिकित्सा भी प्रयोग करनी है। उसके बाद में हमें उसमें अनुवासन बस्ती देनी है और फिर बाद में पीपर, सेंधा नमक, इन सब को एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है, गर्म जल से पान कराना है और वातनाशक थूम, अवले, मासरस, दूध, श्वेत, इन सबको खाने पीने के लिए देना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज हृदय प्राप्ति। हृदय प्राप्ति का कारण क्या होता है कि यदि पेशेंट को अत्यधिक तीक्ष्ण बस्ती दे दी जाए या फिर नेत्र जो है, बस्ती नेत्र है, उसमें से वायु बिना निकाले ही आपने उस पेशेंट को बस्ती दे दी, तो क्या होगा कि जो पेशेंट है, पेशेंट को जो बस्ती दी गई है वो वात युक्त होगी। ठीक है, या फिर आपने जो बस्ती दी है उसमें उसको उचित रूप से नहीं दबाया है, उसका जो बस्ती पुटक को दबाने का जो तरीका है वो ठीक से नहीं करा है, तो क्या होगा कि जो बस्ती होगी वो हृदय प्रदेश में जाएगी और वहां जाकर संघर्ष पैदा करेगी। इसकी चिकित्सा क्या करेंगे? इसकी चिकित्सा करी जाएगी निरूबस्ती और अनुवासन बस्ती। ठीक है, तो इसमें जो निरूबस्ती दी जाती है वो दी जाती है कास, कुश, इत्कट की जड़, अम्ल स्कंद और लवण स्कंद के द्रव्यों से सिद्ध करके हम जो निरूबस्ती का निर्माण करेंगे और उसे देंगे। ठीक है, अनुवासन बस्ती का जो निर्माण होता है वो वात नाशक, क्योंकि वात एंटर हो गई है तो हमें वात नाशक द्रव्यों का प्रयोग करना है, उनसे सिद्ध किए हुए तैलों से आपको अनुवासन बस्ती देनी है। ठीक है, नेक्स्ट व्यापद इज ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन मतलब कि बस्ती जो है वो जानी तो नीचे थी, अधा भाग से निकलनी थी, किंतु वह ऊर्ध्व की तरफ यानी ऊपर की तरफ चढ़ गई। और ऐसा क्यों होता है कि जो निरू बस्ती देने के बाद जो वात है, मल है, मूत्र है, उन सब का वेगों का धारण कर लिया है पेशेंट ने, उसको बाहर निकालना है लेकिन उसने धारण कर लिया। ठीक, या फिर बस्ती पुटक को अति तीव्र दबा दिया जिसकी वजह से जो बस्ती है वो ऊपर तक औषधि मुख तक आ गई है, तब पेशेंट को ऊर्ध्वगमन रोग मतलब कॉम्प्लिकेशन होता है।
अब इसकी चिकित्सा क्या की जाएगी? इसकी चिकित्सा में अगर मान लीजिए कि पेशेंट को मूर्छा उत्पन्न होने लगती है, जैसे ही उसको पेशेंट को दी और वो जो दोष है, जो निरुबस्ती है, वो ऊपर तक चली गई और वो मूर्छित होने लगा, तो सबसे पहले पेशेंट के मुंह पर ठंडे जल का सींचन किया जाएगा, छींटे मारनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके पार्श्व और उदर प्रदेश को नीचे की तरफ ताकि औषध नीचे की तरफ आए, ठीक है। इस तरीके से उसके जो लेटरल भाग है, फ्लैंक्स एरिया है और जो उदर प्रदेश है, उससे हमें नीचे की तरफ मर्दन करना है। उसके फेस पे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगानी है, शीतल पंखा करना है, उसको डराना धमकाना है ताकि वो डरे, तो जो निरुबस्ती है वो नीचे की तरफ आए, ठीक है। उसको डराना है, उसको धमकाना है, या फिर इस तरीके से गला भी दबा सकते हैं, ऐसा मेंशन है आचार्य चरक जी ने कि उस पेशेंट को गला दबाना है, इतना कि वो मरे नहीं, लेकिन इस तरह से भी कि वो जो औषध है वो बाहर की तरफ ना आए, उन अंदर की तरफ नीचे चली जाए, ठीक है। और मान लीजिए कि जो बस्ती है वो पकवाशय में जाकर रुक गई, वो जो दवाई जो औषध थी वो नीचे की तरफ आई, लेकिन वो पकवाशय में जाकर ही रुक गई। तो क्या हुआ कि उदर के ऊपर जो है, मतलब जो उदर है उसके ऊपर आपको स्वेदन करना है और दशमूल क्वाथ से जो बनी हुई निरुबस्ती है उसका प्रयोग करना है, ठीक है। और यदि बस्ती जो है वो वक्ष प्रदेश में यानी कि थोरैक्स रीजन में ही जाकर स्थित हो गई है, तो आपको क्या करना है, उसमें जो बिलवादी बृहद पंचमूल के क्वाथ हैं उनसे निर्माण की हुई निरुबस्ती का प्रयोग करना है। और अगर बस्ती मुख के मतलब मुख से ऊपर चली गई, यानी कि शिरा प्रदेश में चली गई, सिर के रीजन में चली गई, तब वहां पर क्या करना है, तब आपको नस्य देना है, धूम्रपान करना है, इनके साथ साथ सरसों के तेल का कल्क जो है उसका लेप करना है, ठीक है, सिर के ऊपर। नेक्स्ट व्यापद इज प्रवाहिका। प्रवाहिका से आप क्या ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंट, फोर्सफुल और ऑफन पेनफुल बाउल मूवमेंट्स होते हैं, तो उसे हम प्रवाहिका कहते हैं। एक इसका कारण क्या होता है कि इसमें जो अधिक दोष वाले व्यक्ति हैं, जिनको दोष बढ़ा हुआ है, उनको आपने स्नेहन स्वेदन करा दिया, स्नेहन स्वेदन कराने के बाद आपने मृदु या फिर अल्प औषध वाली जो बस्ती है वो दी, तब क्या होगा कि जो दोष को वो उभार तो देगी, लेकिन वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल पाएगी, ठीक है। पूरे दोष जो होंगे वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसकी वजह से प्रवाहिका का रोग उत्पन्न होगा। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे आपको कि जो बस्ती या फिर मूत्राशय या फिर गुदा है, इन तीनों में आपको शोथ उत्पन्न मिलेगा, जंगा और उरु प्रदेश में शिथिलता उत्पन्न होगी, अपान वायु का अवरोध हो जाएगा। इस तरह के उपद्रव अगर उत्पन्न होते हैं तो वह प्रवाहन के कारण होते हैं। ठीक। अब इसकी चिकित्सा किस तरीके से करी जाएगी? इसकी चिकित्सा में सबसे पहले लंघन कराना है, ठीक है। लंघन कराने के बाद स्वेदन कराना है और स्वेदन के बाद अभ्यंग, ठीक। लंघन, स्वेदन, अभ्यंग, देन उसके बाद में हमें निरुबस्ती का प्रयोग करना है। अब निरुबस्ती किन द्रव्यों से निर्मित होनी चाहिए? उन जो निरुबस्ती है वो दोषों का जो शोधन करने वाले हो ऐसे द्रव्य, और जो अनुलोमन द्रव्य हो उन द्रव्यों का प्रयोग करके निरुबस्ती का प्रयोग करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जो प्रवाहिका था इस व्यापद में क्या हुआ था कि जो दोष है वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाए थे, तो हमें वो भी बाहर निकालने हैं, ठीक। उसके बाद में जो विरेचन, जब विरेचन कराया जाता है उसके बाद जो आहार विहार हमें बताया जाता है, उन्हीं आहार विहारों का प्रयोग इस व्यापद में करना चाहिए, ठीक। सिरशूल व्यापद, ठीक। सिरशूल व्यापद का क्या कारण होता है? जो पेशेंट है, जो रोगी है, वो अधिक दोष वाला है या क्रूर कोष्ठ वाला है, और उस पेशेंट में आपने मृदु, पतली या फिर अल्प मात्रा में निरुबस्ती दे दी। अब वो जो अल्प मात्रा में जो निरुबस्ती दी है, लेकिन दोष उसमें अत्यधिक है, तो क्या होगा कि वो निकाल नहीं पाएगी दोषों को, तो वो दोषों से आवृत हो जाएगी। वो जो बस्ती दी है आपने वो दोषों से आवृत हो जाएगी। अब आवृत होने के बाद वो वायु का मार्ग रोक देगी। अब वायु का मार्ग जब रोक देगी तो वायु जो है वो ऊर्ध्वगमन होकर सिर के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ऊपर वाले प्रदेश में जाकर वहां पर रुक जाएगी और सिरशूल को उत्पन्न करेगी, ठीक। अब इसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे आपको? ग्रीवा और मन्या में जकड़ाहट मिलेगी, सिर और कंठ में भेदनवत पीड़ा मिलेगी, बाधिर्य भी हो सकता है, कर्णनाद, पीनस और नेत्र भ्रम उत्पन्न करेगी। अब हम इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? इसकी चिकित्सा में हमें नमक और तेल को जो विधि पूर्वक है उससे हमें अभ्यंग करना है, ठीक है। क्योंकि जो आवृत वायु है, मतलब वायु जो आवृत हो गई थी वो ऊपर सिरा प्रदेश में चली गई है, तो इसलिए हमें प्रदमन नस्य और वैरेचनिक धूम का प्रयोग कराना है, ठीक। उसके बाद में हमें जो अनुवासन बस्ती देनी है। अनुवासन बस्ती किसको देनी है? पेशेंट जो होगा वो प्रॉपर्ली स्निग्ध हो, यानी कि स्नेहन स्वेदन करा दिया हो। भोजन कराने के बाद उसे हमें कैसे द्रव्यों से देनी है? तीक्ष्ण और वायु का अनुलोमन करने वाले द्रव्यों से हमें उसे अनुवासन बस्ती देनी है, ठीक है। नेक्स्ट व्यापद इज अंगमर्द व्यापद। इसका कारण क्या होता है? इसमें आपने पेशेंट को बिना स्नेहन स्वेदन कराई गुरु, तीक्ष्ण और अत्यधिक मात्रा में निरुबस्ती करा दी, ठीक।
अब उससे क्या होगा कि दोष तो बाहर निकल जाएंगे। पहली बात तो ना ही स्नेहन स्वेदन कराया, ऊपर से तीक्ष्ण बस्ती भी दे दी और अधिक मात्रा में दी है, तो क्या होगा कि दोष तो निकल जाएंगे, लेकिन दोष जो है वो अत्यधिक मात्रा में निकलने लगेंगे, मतलब ज़्यादा दोष बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो वायु है वो जो है वो कुपित हो जाएगी और वह कुपित होकर अनेक प्रकार के मतलब अलग अलग अंगों में वेदना उत्पन्न करेगी। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो शरीर है उसमें तोद, भेद, फरकाहट, जम्हाई, ऐसी सब चीज़ें और ऐठन उत्पन्न होने लगेगी। अब इसमें हमें इसकी चिकित्सा क्या करनी है? इसकी चिकित्सा के लिए जो स्नेहन स्वेदन हमने वहाँ नहीं कराया था, दोबारा यहाँ कराना है। ठीक है, तो हमें यहाँ स्नेहन स्वेदन, निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती सबका प्रयोग करना है। तो इसमें स्नेहन कैसे कर रहे हैं? शरीर पर तेल और नमक की मालिश करनी है और गर्म जल से हमें परिषेक कराना है। ठीक, उसके बाद में हमें प्रस्तर स्वेद का प्रयोग करना है रेड़ की पत्तियों से। ठीक, उसके बाद में हमें निरू बस्ती देनी है। निरू बस्ती हमें जौ, कुल्थी, बेर, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, इन सब द्रव्यों से सिद्ध करके हमें जो बनाए मतलब जो निर्मित निरू बस्ती होगी उससे हमें निरू बस्ती देनी है। उसके बाद में हमें अवगाह स्वेद कराना, स्नान कराना है। फिर बाद में अनुवासन बस्ती देनी है। ठीक, नेक्स्ट व्यापद इज परिकर्तिका। व्हाट इज परिकर्तिका? परिकर्तिका होता है जब गुदा में कैंची के समान काटने जैसी पीड़ा उत्पन्न होती है, तब हम उसे परिकर्तिका कहते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? इसका रीजन है कि अगर कोई मृदु कोष्ठ है वाला व्यक्ति है या फिर कम दोष वाला व्यक्ति है, उसमें आपने रूक्ष, तीक्ष्ण और अत्यधिक मात्रा में निरू बस्ती दे दी, तो मृदु कोष्ठ वाला है, कम दोष है और दे दी अधिक रूक्ष और तीक्ष्ण बस्ती, तो क्या होगा कि वह परिकर्तिका रोग को उत्पन्न करेगी। इसमें लक्षण क्या होते हैं? इसमें त्रिक प्रदेश में, वंक्षण प्रदेश में और मूत्राशय में तोद यानी कि प्रिकिंग पेन होने लगेगा। ठीक, और नाभि के नीचे वेदना उत्पन्न होती है, कभी कभी विबंध, और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मल बाहर निकलता रहता है। इसकी चिकित्सा क्या करेंगे? इसकी चिकित्सा हम शीतल द्रव्यों और बृहण द्रव्यों से इसमें हम बस्ती देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? ईख आदि मधुर शीतल द्रव्यों से सिद्ध किए हुए दूध में मुलेठी और तिल का कल्क मिलाकर हमें बस्ती देनी है और रोगी को केवल दुग्ध आहार पे रखना है, अन्न नहीं खिलाना है, सिर्फ दुग्ध आहार पे। ठीक, लास्ट व्यापद है परिस्राव व्यापद। ठीक है, इस व्यापद का कारण क्या होता है कि कोई पित्त रोगी का पेशेंट है, ठीक, और उस पेशेंट में ही आपने जो निरू बस्ती दी है वो पित्त प्रधान द्रव्यों से ही दे दी, यानी जो पित्त को बढ़ाने वाले द्रव्य हैं उन्हीं से दे दी, यानी कि अम्ल, उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्यों से या फिर लवण द्रव्यों से सिद्ध करके निरू बस्ती आपने पित्त रोगी के पेशेंट को ही दे दी, तो क्या होगा कि उसकी गुदा का लेखन हो जाएगा। ठीक है, स्क्रैपिंग हो जाएगी, वो गुदा जो है वो कट जाएगी और गुदा में दाह उत्पन्न होने लगेगी, इस तरह से परिस्राव उत्पन्न होगा। ठीक है, इसमें लक्षण क्या होंगे कि जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसको उसकी बॉडी से रक्त और पित्त बहुत अनेक वर्ण के रूप में निकलने लगेगा, अलग अलग कलर से निकलेगा और अधिक वेग से निकलेगा, यानी ज्यादा निकलेगा। अब बहुत वेग से जब रक्त निकल रहा है हमारी बॉडी से, पित्त निकल रहा है, तो क्या होगा? वीकनेस आने लगेगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेशेंट जो होगा वो बार बार मूर्छित होने लगेगा। ठीक, अब इसकी चिकित्सा क्या है? इसकी चिकित्सा के लिए हमें गीला यानी कि जो ताजी सेमर होती है उनके पत्ती से, फूल या फिर उनके डंठल से लेकर कूट कर बकरी के दूध में विधि पूर्वक पकाना है। ठीक, फिर उसके बाद में जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें घी मिलाकर उससे हमें निरू बस्ती देनी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इज गुदा के ऊपर भाग पे, जो ऊपरी भाग है, क्योंकि वहां पर दाह उत्पन्न हो गई थी, कट गया था, तो हमें वहां पे शीतल और मृदु द्रव्यों के क्वाथ से हमें वहां पर बार बार परिषेक करना है। ठीक, और वहां पर ही शीतल और मृदु द्रव्यों के कल्क का प्रदेह करना है, लेपन करना है, और रक्तपित्त और अतिसार चिकित्सा का प्रयोग करना है। ठीक, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।